हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम 1.1.2 पढ़ेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक जो समीकरण होता है उनको संतुलित करना क्यों जरूरी होता है, इस टॉपिक से पहले हम पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण बनाना। अब हम पढ़ेंगे उसको संतुलित करना और उसके महत्व को जानेंगे कि हमें संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें याद होगा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जो कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। अगर याद नहीं है तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो द्रव्यमान होता है वो न तो निर्माण होता है, न ही उसका विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान और जो अभिकारक होते हैं उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के जो पहले और उसके जो बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। हम इसको परमाणु की संख्या के रूप में ऐसे पढ़ सकते हैं। और द्रव्यमान के शब्दों में पढ़ेंगे तो देखिए इस टाइप से पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। परमाणु की संख्या, उत्पाद के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु की संख्या और अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। हमने कंकाली समीकरण बनाना सीखा था, अब हमें इसको संतुलित करना सीखेंगे। देखिए ये है जो ये समीकरण है। देखिए शब्द समीकरण, क्योंकि इसमें शब्दों का यूज किया है। जिंक सल्फेट का मतलब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, इसको शब्द समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। देखिए जिंक को अब इस टाइप से लिख लेंगे, जिंक को Zn लिख लेंगे, सिंबल्स लिख लेंगे इसके। सल्फ्यूरिक अम्ल को ये लिख लिया H2SO4, जिंक सल्फेट लिख लिया और हाइड्रोजन लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि क्या ये जो अभिक्रिया है या फिर जो ये समीकरण हमने ये देखा है, क्या इसमें तत्व जो है, जैसे जिंक है, जैसे H2SO4 है, ZnSO4 है, H2, इनके जो परमाणु हैं, अभिकारक के परमाणु और जो उत्पाद हैं उनमें जो परमाणु हैं, क्या उनकी संख्या बराबर है? ये बीच में तीर का निशान है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में है अभिकारक और राइट हैंड साइड में उत्पाद है। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं पहले ही। अब देखिए Zn का देखिए 1 है, इधर भी 1 है। H2 के H के देखिए इधर 2 हैं, इधर भी 2 ही हैं। S 1 है और इधर O के 4 है और इधर भी 4। तो इसका मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या बराबर है। तो इसलिए ये हुआ संतुलित समीकरण, क्योंकि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में तत्व जो हैं उनके परमाणु की संख्या बराबर है। तो ये हुआ संतुलित समीकरण। अब इसमें ये टेबल बना दी है, टेबल के रूप में लिख दिया है। पहले हम ऐसे लिख लेंगे, Zn लिखेंगे LH साइड में, ये LHS साइड की Zn है और ये फिर RHS में Zn क्या है, 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। H भी जो इधर 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमने रासायनिक समीकरण ले लिया है, FeH2 FeSO Fe3O4 और H2, ये एक रासायनिक समीकरण लिया है। अब इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ये 1.4। देखिए चरण 1, इनको ध्यान से सुनेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको तभी समझ में आएगा जब अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। इसका स्टेप 1 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे ये बना लिए हैं। ये स्टेप 1 है संतुलित करने का, बैलेंस करने का। ये बॉक्स बना लिए इनके चारों ओर। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं करना है, इसलिए बॉक्स बना लिया है। मतलब इसको चारों तरफ से घेर दिया, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना, बाहर हम चेंज कर सकते हैं। स्टेप 2 है
असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बनाइए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो परमाणु हैं उनकी संख्या लिखनी है। Fe की लिख लेंगे पहले। Fe की 1 है और H की 2 है। O की ये संख्या 1 है, ऐसे लिख लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड में इधर देखेंगे, जो ये आयरन है इसकी 3 संख्या है, इसके परमाणु की। ऑक्सीजन की 4 है और हाइड्रोजन की 2 है। अब देखिए ये बराबर नहीं है, इधर तो 4 हो गए, ये सब 4 हैं और ये है 3, 2, 5 और 9 है। ये इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये बराबर नहीं है, जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। अब हम आते हैं स्टेप 3 पर। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए। सबसे अधिक परमाणु किसके हैं? देखिए उस यौगिक में, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम ये वाला चुनते हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक परमाणु है, तो हम इसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। चाहे वह बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर हो, हम उसको चुनेंगे जिसमें सबसे अधिक परमाणु होंगे, उस वाले तत्व को चुनेंगे। उसके ऑक्सीजन तत्व को Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। इस तरफ 4 है और इधर सिर्फ 1 है। ये ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में क्या करते हैं, जैसे H2O, हम अब ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं। इसको इधर O है 1 है और इधर है 4, तो इसको 4 बनाने के लिए, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम अलग से लिख लेते हैं ताकि इसमें यहाँ पर कोई भी चेंज ना करें। अलग से लिख लेते हैं। देखिए H2O ये लिख लिया है और इधर है Fe3O4 Fe3O4। देखिए हमें ऑक्सीजन के बराबर करनी है, तो ये 1 है और इधर 4 है, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो गया, देखिए 4H2 का मतलब क्या होता है, ये H के जो 8 हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए 4। अब हमने ऑक्सीजन इधर, हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया ही नहीं है किसी से भी। अब हमें ऑक्सीजन इस तरफ 4 हो गया और इस तरफ भी 4 हो गया है। ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर दिया है कि ऐसे ही इसमें भी ऐसे ही किया है। देखिए इसमें 4 हो गया है। ये शुरू में लिख रखा है कि शुरू में कितना है, हाइड्रोजन H2O में 1 है और ये 4 हैं। इनको ऐसे करना है हमें, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 इसमें पहले से ही है। हमें याद रखना आवश्यक है, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। मैंने पहले ही बता दिया है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2 लिख सकते हैं, पहले ही मैंने समझा दिया है। लेकिन देखिए ये तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते। मतलब हमें जो अंदर जो यौगिक जो हैं, उनके जो तत्व हैं या उनके जो परमाणु, उनकी संख्या में कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये बॉक्स बनाया था चारों तरफ, ताकि अंदर हम कोई चेंज ना करें। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये है आंशिक रूप से संतुलित, मतलब पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है, हमने सिर्फ 4 लगाया है इसके सामने। अभी ऑक्सीजन को ही संतुलित किया है और जो परमाणु है या और जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या भी हमने संतुलित नहीं की है। अब आते हैं स्टेप 4 पर। Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। आयरन और हाइड्रोजन के जो परमाणु है अब भी संतुलित नहीं है,
क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु संतुलित हुए हैं। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। अब हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। देखिए ये है प्रारंभ में क्या है, इधर ये देखिए हाइड्रोजन के 8 हो गए हैं, इधर परमाणु 8 हो गए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने पहले समझाया था 8 हो गए हाइड्रोजन के। लेकिन इस तरफ क्या है, सिर्फ 2 है। यहाँ पर यहाँ समीकरण में देखिए आप, ये 8 हो गए हैं और ये सिर्फ 2 है। अब हम इसको 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही ज़्यादा है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर जैसे H2O पहले जो लिखा था उस टाइप से लिख लेते हैं। इधर 4 से मल्टीप्लाई हमने किया था, पूरे को किया था यहाँ से यहाँ तक। और ये है H2, इस तरफ सिर्फ 2 है। अब देखिए 4 × 2 ये हो गया 8 हाइड्रोजन का, और इधर सिर्फ 2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो ये भी 8 हो गया है। यह भी समझाए, ऐसे ही समझाया है। इस प्रकार समीकरण अब इस प्रकार हो गया। Fe इधर पहले हमने ये लिखा था, ये हो गया है, और ये समीकरण बन गया है। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और तीसरा तत्व चुनिए। हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कर लिया संतुलित। अब कौन सा असंतुलित कौन सा है, अब केवल लोहा ही एक तत्व है जो असंतुलित है, जिसे संतुलित करना शेष है। देखिए यहाँ पर 1 है और इधर है 3। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या करना है। इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रारंभ में यहाँ पर 1 है, इधर उत्पाद में हम इसको, उत्पाद में ये 3 है, देखिए यहाँ पर। तो इसको 3 बनाने के लिए, मतलब 3 के बराबर करने के लिए इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु ले लेते हैं। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों की संख्याओं का परिकलन कर लेते हैं। फिर से दोबारा से हम इनको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। देखिए 3Fe मतलब 3 हो गए, Fe के 3 है इधर, और इधर भी 3 ही है। अब इधर H के देख लेते हैं, 8 है और इधर भी 4 × 2 = 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन के 4 है और इधर भी 4 है। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण हो गया है। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। संतुलित समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने ये इसमें दिखाया, जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके। ये देखिए गुणा किया था इधर, तो इसीलिए इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, इसको कहते हैं। जो हमने जिस विधि से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित किया है, उस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इस समीकरण को आप हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कीजिए, तो आपको ये वाली विधि अपनानी है, जो 6 चरणों में हमने पढ़ी है। अब आते हैं चरण 7 पर। 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, चरण 7 पर आते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। देखिए ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9, ये है, मैंने पहले लिख दिया है संतुलित समीकरण 1.9। इसकी सावधानी से जांच कीजिए क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा
उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। देखिए ये अभिकारक है और ये है उत्पाद। इनमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि भौतिक अवस्थाओं का ज्ञान हो रहा हो। भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी क्या इस समीकरण में है? नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रही इसमें। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के उत्पाद जो होते हैं उत्पाद उनके रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। इसमें अभिकारक जो होते हैं वो और जो उत्पाद होते हैं उनके रासायनिक सूत्र ये हो गए, जैसे Fe हो गया, इधर H2O हो गया, इनके साथ भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी लिखा जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, जैसे जी गैस के लिए G लिखते हैं स्मॉल, और द्रव के लिए लिखते हैं L स्मॉल, और जलीय के लिए लिखते हैं AQ, और ठोस के लिए S लिखते हैं। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। अब AQ देखो क्या होता है, जैसे मान लो चीनी है, चीनी को हमने पानी में घोल दिया तो जो घोल बनेगा उसके सामने हम AQ लिखेंगे, मतलब वो AQ हो गया है वो। अब संतुलित समीकरण 1.9 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए Fe क्या सॉलिड होता है, जो आयरन है वो सॉलिड है, S लिख दिया ब्रैकेट में। H2O है वो ये क्या है G। अब ये G क्यों लिखा है इधर पढ़ेंगे हम। H2 जो पानी होता है लेकिन ये गैस लिखा है इधर। अच्छा ये देखिए सॉलिड है, Fe3O4 सॉलिड है, और ये है आयरन का जो ऑक्साइड है वो सॉलिड होता है, और ये है H2 जो हाइड्रोजन गैस है। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें लिख रखा है, ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10 है तो इसमें H2 के साथ G का चिन्ह क्यों लगाया गया है? ये देखिए मैंने पहले देखिए पढ़ेंगे G का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि H2O तो जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है। अगर भाप होगी तो उसके वहाँ पर G लिखेंगे, गैसीय रूप में होता है जल। अच्छा, प्राय हम रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं करते हैं जब तक यह आवश्यक न हो। अगर आवश्यक न हो तो ये हम लिखते नहीं हैं ये, तो हम ये जो 1.9 ये ऐसे ही लिखते हैं ज़्यादातर। हम इनमें जो भौतिक अवस्थाओं का कम यूज करते हैं, जब जरूरत हो तभी यूज़ करते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे ये देखिए इधर ये दाब का ही ये और इधर सूर्य का प्रकाश लिख दिया, ये क्लोरोफिल लिख दिया, ये ग्लूकोज लिख दिया। तो हम ये जब जरूरत पड़ती है तब हम इनको कई बार दर्शाते हैं। इधर ये गैस, ये तो हमने देखी भौतिक अवस्था, इनके साथ साथ ये भी है जो दाब को दर्शाती है। इधर ताप को, सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है, इधर क्लोरोफिल को दर्शाती है, ग्लूकोज को, तो ये भी हम यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? तो ये हम करके देखेंगे 1.2 को संतुलित। तो यहाँ तक का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट में हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।